तो कल आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जो न्यायालय की व्यवस्था है वो कितनी लेयर की है, 3 लेयर की है, त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन आपको है? सुप्रीम कोर्ट। फिर उससे नीचे कौन है? हाई कोर्ट। इससे नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अगर आपको आर्टिकल पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना आर्टिकल है? 124 से 147। हाई कोर्ट के लिए 214 से 232। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 233 से 237। ठीक है, तो कल आप लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया था न्यायालय व्यवस्था की। ठीक है, कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, इसके लिए आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, एक आपको क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे शीर्ष पर है। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट जो कि राज्यों में होती है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कि हम जिला न्यायालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में यानी आर्टिकल 124 से 147 तक जो है यहाँ तक समझाया गया था कल की क्लास में। ठीक है, तो आज आगे देखेंगे। तो यहाँ आज आपको पढ़ना है हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? हाई कोर्ट। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? उच्च न्यायालय। ठीक है, तो अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो उच्च न्यायालय है इसकी संख्या कितनी है। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? किसी को पता है? चलिए, कल भी आप लोगों को बताया गया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, कितना? 35 नहीं, 25। उच्च न्यायालय की संख्या भारत में जो है वो 25 है। कितनी है? 25। ठीक है, देखिए आप लोगों को कल बताया गया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो आप लोगों को बताया गया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके माध्यम से क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था सबसे पहले कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता। ठीक है, तो कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जानते थे। ठीक है, तो कलकत्ता में ही आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि इस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो गढ़ था वो था आपको कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता जो है ये आपको सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था। ठीक है, आपने 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़ा है। ठीक है, 1764 का बक्सर का युद्ध पढ़ा है। ठीक है, ये भी आपको क्या बंगाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कलकत्ता भी आपको बंगाल में है। ठीक है, तो सबसे अधिक विद्रोह भी यहीं पर हो रहे थे और सबसे अधिक जो शासन व्यवस्था अंग्रेजों का विस्तार हो रहा था वो भी बंगाल में ही हो रहा था। ठीक है, तो इनको आवश्यकता थी यहाँ पर क्या कि किसी प्रकार का अगर विवाद होता है तो उसके समाधान के लिए क्या हो? एक न्यायालय हो। ठीक है, और इसकी स्थापना हो गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अंग्रेजी सेना थी अब यह अपना क्षेत्र विस्तार कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर क्षेत्र विस्तार हो रहा था। ठीक है, और कई सारे क्षेत्रों पर जो है इन्होंने शासन करना शुरू किया। ठीक है, तो अब इनको लगा कि जब हम अलग अलग क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं तो यहाँ पर विवाद बहुत सारे उत्पन्न हो रहे हैं। इन विवादों को सुलझाने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ और भी कोर्ट होने चाहिए, न्यायालय होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तर्ज पर जो है आपको यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई जिसे हम कहते हैं उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की स्थापना जो है हुई थी उसका मुख्य कारण जो है वो यही था कि अंग्रेजों को जो है अपने शासन को बेहतर तरीके से चलाना था और कोई अगर विवाद हो तो उसका समाधान करना था। क्योंकि अगर किसी प्रकार की समस्याएं होती थी, ठीक है, तो पुलिस क्या करता था? आपको पकड़ कर लेके जाता था, लेकिन सजा देने का प्रावधान किसका था? कोर्ट का। ठीक है, तो आपको 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता यहाँ पर जो है लागू किया गया था, या कहीं यहाँ लागू तो नहीं हुआ था लेकिन ये बनाया गया था। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता जो है जिसे कि हम लोग आईपीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, कि अगर कोई किसी प्रकार की गलती को करते हैं, अपराध को करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ सजा होगा। ठीक है,
अभी भी हम देखते हैं अपने देश में कि अगर कोई किसी प्रकार के अपराधी होते हैं तो उनके लिए क्या है, अलग अलग सजा होती है ना, अलग अपराध के लिए अलग सजा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार जो है जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी आपको बनाया गया था, ये आपको बनाया गया था कब, 1860 ईस्वी में। कब, 1860 ईस्वी में। अब इसको बनाया तो गया था लेकिन लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो लागू कब करेगा, जब यहाँ पर अदालतें होगी, कोर्ट होंगे, तब तो वहां पर जो है सजा सुनाने का काम होगा। ठीक है, तो इसके तहत जो है आपको 1861 ईस्वी में यहाँ पर हाई कोर्ट एक्ट आया आपको। ठीक है, इसे हम कहें उच्च न्यायालय अधिनियम। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो शुरू हो गई थी हमारे यहाँ, वो किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो हाई कोर्ट एक्ट यानी उच्च न्यायालय अधिनियम जो है वो आपको भारत में कब आया था, 1861 ईस्वी में। ठीक है, तो जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो भी यहाँ पर आपराधिक गतिविधि हो रही है उसके ऊपर क्या करना, कार्रवाई करना। ठीक है, और जो भी जो है इसमें आपको दोषी होंगे उसको सजा देना। ठीक है, इसके तहत जो है आपको 1862 ईस्वी में जो है 3 हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो बना था वो था आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पहला हाई कोर्ट जो है वो कहां पर बना था, तो वो था आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, यह आपको 1 जुलाई 1862 को बना था। कब बना था, 1 जुलाई 1862 को। ठीक है, दूसरा उच्च न्यायालय जो है आपको, ये जो है आपको था बंबई, तो बंबई उच्च न्यायालय, इसका जो आपको स्थापना हुआ था ये था आपको 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1862। ठीक है, इसके बाद आपको मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको 15 अगस्त 1862। ठीक है, तो ये 3 हाईकोर्ट की स्थापना जो है आपको 1862 में हुई थी। ठीक है, कि जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी बनाया गया था, ठीक है, इसको यहाँ पर लागू करवाने के लिए। ठीक है, कि इसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी आपराधिक गतिविधि होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इन्होंने उच्च न्यायालय सबसे पहले वहां पर बनवाया जहां पर लगा कि हमें ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी अंग्रेजों की। ठीक है, इसलिए पहले इन्हीं तीनों जगह पर जो है बनाया गया, फिर धीरे धीरे ये आपको और भी बढ़ते चले गए। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते आपको जो है कितने हो गए हैं, 25 हो गए। कितने हो गए, 25। अगर आपसे पूछा जाए बिहार में, ठीक है, यहाँ से आपको बिहार से सवाल पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, ठीक है, बिहार के एग्जाम को देंगे तो यहाँ पर सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 2 फरवरी आपको 1916 ईस्वी को। ठीक है, तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो कब, 2 फरवरी 1916 ईस्वी। कुछ किताबों में आपको 3 फरवरी का भी डेट मिलेगा। ठीक है, तो 2 फरवरी 1916 ईस्वी को जो है पटना हाईकोर्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग यह याद रखिएगा कि अमरावती उच्च न्यायालय है। ठीक है, अमरावती उच्च न्यायालय। ठीक है, इसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ये आपको कब बना था, तो ये आपको बना था 2019 में। कब बना था, 2019 में। ठीक है,
तो ये आपको सबसे नवीनतम जो है अभी हाई कोर्ट है, ठीक है। तो हाई कोर्ट की एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि हाई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो आपको कहां से आया, तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। इसके बाद आपराधिक गतिविधि बढ़ने लगे, ठीक है, तो फिर इनको शांत करने के लिए, ठीक है, हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। और भारतीय दंड संहिता को बनाया गया था कब, 1860 में, ठीक है। तो हाई कोर्ट एक्ट कब आया, 1861 में। और 1862 में पहला आपको जो है उच्च न्यायालय कौन सा बन गया, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है। फिर बंबई, मद्रास, उसके बाद इस तरह से बढ़ते बढ़ते अभी कितने हो गए हैं, 25। पटना हाई कोर्ट कब बना था आपको, 2 फरवरी 1916 को, ठीक है। और वर्तमान में जो सबसे नया है हाई कोर्ट वो कौन है, अमरावती हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपको कोई अगर सवाल पूछे जाएंगे तो उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से एक और सवाल आपको बन सकता है कि 1860 ईस्वी में आपको क्या हुआ, भारतीय दंड संहिता जो बना था, ठीक है, ये लागू कब हुआ, अगर ये पूछा जाए तो ये आपको 1 जनवरी, और जो आपको 60 में बना यानी 2 साल बाद आपको 1862 में, ठीक है, जब आपको हाई कोर्ट एक्ट आ गया था इसके बाद, ठीक है। तो आपको भारतीय दंड संहिता जो बना थी, कब बना था, 1860 में, ठीक है। लेकिन जो यह लागू हुआ था ये कब हुआ था, 1 जनवरी 1862 ईस्वी से, ठीक है। तो यहां से ये आपको लागू हुआ, ठीक है। तो यहां तक में कोई दिक्कत आप लोग को, तो ये आपको जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको हाई कोर्ट के संदर्भ में, ठीक है। तो अब जो है आपको आर्टिकल के अनुसार जो है चीजों को जानना है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, ठीक है, तो ये उच्च न्यायालय के संबंध में, हाई कोर्ट के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, ठीक है, तो उन सबको देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे तो आर्टिकल 214, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट की शुरुआत होती है आर्टिकल से, किस आर्टिकल से, 214 से, ठीक है। हाँ, तो 214 जो है यहाँ पर आपको क्या कहता है कि हर राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी राज्य हैं इन सभी राज्यों के लिए एक एक हाई कोर्ट होंगे, ठीक है। तो जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में क्या होने वाला है, एक एक हाई कोर्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे क्या हाई कोर्ट की संख्या जो है वो कितनी है, 25, जबकि राज्यों की संख्या कितनी है, 28। तो क्या सभी राज्य में जो है अगर हो जाता तो 25 ही रहता, अधिक होता है ना। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है आगे बताया जाएगा किस किस राज्य में नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 214 में जो है आपको है कि सभी राज्यों के लिए क्या होगा, एक एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। और इस हाई कोर्ट का जो गठन होगा, ठीक है, वो किसके द्वारा होगा, संसद के द्वारा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में क्या है, संसद जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है किसी भी कानून को बनाने के लिए, ठीक है। तो संसद के द्वारा ही जो यहाँ पर आपको किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कभी कभी क्या होता है कि एक ही हाई कोर्ट, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर आपको बताया कि एक एक हाई कोर्ट सब जगह होगा, लेकिन टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25, ठीक है। तो एक ही हाई कोर्ट क्या है, एक से अधिक राज्यों का भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक हाई कोर्ट के द्वारा एक से अधिक राज्यों के मामले का निष्पादन, ठीक है। तो आपको एक एक हाई कोर्ट हर राज्य में होंगे, लेकिन चूंकि है नहीं, ठीक है, तो ये आपको एक ही राज्य, एक ही हाई कोर्ट के द्वारा क्या है, एक से अधिक राज्यों का भी जो मामला होगा उसको सुना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है 214 में कहा कि एक राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है।
लेकिन एक हाईकोर्ट के द्वारा एक से अधिक जो है राज्यों के मामले का निष्पादन होगा, ठीक है। और अगर इसकी हम चर्चा देखिए कहां पर है, ठीक है, तो ये आपको जो बातें लिखी गई है ये आर्टिकल 231 कहां पर है, 231, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, आपको एक पॉइंट ही बना देते हैं, ठीक है, कि ये इसका एक क्या है, समझिए कि विपक्ष में बात कर रहा है, ठीक है, कि आर्टिकल 214 कहता है कि सभी राज्यों के लिए क्या होगा, एक एक हाईकोर्ट होंगे। लेकिन इसके बाद को क्या पलटने का काम हो रहा है, ठीक है, कि पहले कुछ और कहा जा रहा है लेकिन बाद में क्या कुछ और कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एक हाईकोर्ट के द्वारा एक से अधिक राज्यों के मामले का निष्पादन, ठीक है। तो इसकी चर्चा कहां पर है, आर्टिकल 231 में, यानी दोनों आर्टिकल एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट में है, एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। तो हमारे संविधान में ऐसी ही जो है व्यवस्थाएं की गई है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आर्टिकल 214 के बाद आते हैं आर्टिकल 215 पर, देखिए अब यहाँ पर आर्टिकल 214 कह रहा है कि सभी राज्यों के लिए क्या होगा, एक एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। और इन हाईकोर्ट का काम क्या है, किसी भी मामले को सुनना, ठीक है। तो जब यह किसी भी मामले को सुन रहे होंगे तो इसके बाद क्या यह मामला जो है वो आगे के लिए रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, इसकी चर्चा आपको आगे देखने को मिलती है कहां पर, तो 215 में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, अभिलेख न्यायालय, ठीक है। तो जो हाईकोर्ट होगा, ठीक है, ये एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हो जाता है कि जितने भी यहाँ पर वाद होंगे, केस होंगे, ठीक है, उनकी जब सुनवाई की जाएगी तो उसे फ्यूचर के लिए क्या है, संभाल के रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, ठीक है। क्यों रखा जाएगा, कि अगर कोई ऐसा मामला आता है जो विवाद उत्पन्न करता है तो पुराना जो मामला होगा वह उसके लिए एक साक्ष्य का काम करेगा, ठीक है। ये आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, दोनों में ये व्यवस्थाएं की जाती है कि जो भी आपको मामला होता है, ठीक है, उसको फ्यूचर के लिए संभाल के रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल 215 में है। और यही काम अगर आपको पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में तो ये आपको जो है आर्टिकल 129 में है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, आर्टिकल 129 में है, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए क्या होगा, इस मामले की सुनवाई को संभाल कर रखा जाएगा कि कोई अगर ऐसा विवाद होगा तो यह एक साक्ष्य के रूप में क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को कई सारे सिद्धांत संशोधन में पढ़ाए भी थे कि जब कई सारे विवाद हुए तो पुराने केस का जो है वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। जैसे बेरोबारी केस के बारे में बताए थे, केशवानंद भारती के केस के बारे में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब आपको एक साक्ष्य के रूप में जो है काम करता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 216 की बात करें तो आर्टिकल 216 जो है ये क्या कहता है आपको, तो ये आपको उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। तो आर्टिकल 216 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन, ठीक है, कि जो हाई कोर्ट का गठन होगा कैसे होगा, तो यहां पर आपको एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, एक क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। जैसे कल आप लोग पढ़े थे क्या, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो वहां पर क्या था, आपको एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो हाई कोर्ट में ऐसा कोई नहीं है एक लिमिटेशन कि अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या क्या अलग अलग है, कहीं पर बहुत कम जनसंख्या है, कहीं बहुत ज्यादा जनसंख्या है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतने ही ज्यादा क्या होंगे, विवाद होंगे, वाद होंगे, ठीक है। तो उनकी सुनवाई के लिए जजों की संख्या भी क्या अधिक चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर न्यायाधीशों की संख्या जो वो अलग अलग है, ठीक है। इसलिए इसके लिए कोई लिमिट नहीं कि वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जो है आपको कहां पर न्यायाधीशों की संख्या है, तो ये है आपको कहा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जहां पर आपको कितने हैं, तो 159 न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो यहां पर कितने हैं, 159 न्यायाधीश हैं,
ठीक है। यही अगर आप बिहार की बात करें, अपना भी बात कर ले आप, ठीक है, तो जो बिहार है यानी क्या, बिहार का मतलब क्या, अच्छा, अगर हम यहाँ यूपी लिख दिए हैं, इसका मतलब क्या, यूपी में जो आपको हाई कोर्ट है, और यूपी में जो हाई कोर्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्या बोलते हैं, इलाहाबाद, ठीक है, ये आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक न्यायाधीश की संख्या कितनी है, 159, ठीक है। जबकि अगर हम भारत की बिहार की बात करें तो बिहार में आपको कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो 53, कितने हैं, 53, ठीक है। तो बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब क्या, पटना हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, पटना हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश की संख्या वो कितनी है, 53, ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी ये आपको बता ही दिए, है ना, हाँ, तो 2 फरवरी 1916, ठीक है। तो पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था आपको, 2 फरवरी 1916, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको न्यायाधीश की संख्या है वह कितनी है, 53 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका अगला आर्टिकल आपका है 217 में, तो यहाँ पर 217 में क्या है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो यहाँ जो आपको न्यायाधीश होंगे इनकी नियुक्ति के संबंध में जो आपको बताया गया है, ठीक है। तो जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कल की क्लास में आपको बताया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से काम नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या है, आवश्यकता पड़ेगी परामर्श की, ठीक है। तो ये किसकी परामर्श से काम करेंगे, तो एक तो सीजेआई, ठीक है, तो सीजेआई मतलब क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनकी सहायता से क्या करेंगे, इनके परामर्श से आपको मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। तो अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, ठीक है, तो परामर्श किससे लिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश में कल आपको बताया गया था कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो सलाह देने के लिए होते हैं, जिन्हें हम कोलेजियम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, ठीक है, अगर हम बात करें क्या, अन्य न्यायाधीश की, तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो है कौन कौन आवश्यक है, तो यहां पर आपको एक तो राष्ट्रपति होंगे जो नियुक्ति करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, इनकी सलाह से काम करेंगे। इसके अलावे चीफ जस्टिस होंगे उस राज्य के, जिस राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, ठीक है। जैसे अगर बिहार के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है पटना हाईकोर्ट के लिए, तो पटना हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे उनका भी परामर्श लिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर केवल हम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करेंगे कि किसी हाई कोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो उसके लिए जो है केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेने की आवश्यकता है, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, अपने जो उनका कोलेजियम होगा 4 वरिष्ठ जज वाला, वहां से सलाह करके जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट में आपको अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको राष्ट्रपति परामर्श लेंगे किससे, सीजीआई से, साथ ही साथ सीजे से, सीजे द चीफ जस्टिस यानी जो स्टेट का कर रहा है, ठीक है, उस स्टेट के चीफ जस्टिस से, ठीक है, और किससे, उस राज्य के राज्यपाल से, क्लियर है। अब जो हमने यहाँ पर देखा कि आर्टिकल 231 क्या कहता है कि एक हाईकोर्ट के द्वारा एक से अधिक राज्यों के मामले का निष्पादन किया जा सकता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है।
तो अगर मान लेते हैं कि दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट है, जैसे आपको पंजाब और हरियाणा, ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक ही आपको जो है हाई कोर्ट है, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा दो राज्य हैं, इसके अलावा आपको चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन तीनों के लिए एक ही आपको जो है हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। तो अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो है अगर न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो वहां पर कब दो राज्य हो गया, तो वहां पर दोनों राज्यों के राज्यपाल से क्या होगा, परामर्श लेना होगा। क्लियर है। तो अगर एक राज्य के लिए केवल वह हाई कोर्ट है तो एक राज्य के राज्यपाल से, अगर दो राज्य के लिए वो राज्य आपको जो हाई कोर्ट है तो दो राज्य के राज्यपाल से, कहीं पर है कि चार राज्य के लिए एक ही आपको जो है हाई कोर्ट है तो वो चारों राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे। जैसे आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो गुवाहाटी है वो कहां पर है, किस राज्य में, असम में, ठीक है। तो असम का जो है गुवाहाटी में हो गया, अरुणाचल प्रदेश का जो है गुवाहाटी में है, नागालैंड का आपको गुवाहाटी में है और मिजोरम का आपको गुवाहाटी में है, चार राज्य हो गया, ठीक है। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में क्या है, चार राज्यों के मामले जो है आते हैं, ठीक है। कौन कौन, एक तो असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मिजोरम, ठीक है। तो वहां पर जब हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो उन चारों राज्य के राज्यपालों से क्या होगा, परामर्श लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहां तक बातें आई समझ में। तो आपको आर्टिकल 214 जहां पर कहा जाता है कि सभी राज्यों के लिए क्या होगा, एक एक हाईकोर्ट होंगे, ठीक है, और ये संसद के द्वारा जो है बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक आपको जिसका विरोधाभास जो है करवाता है कहां पर, आर्टिकल 231 में, ठीक है, जहां कहा जाता है कि एक हाईकोर्ट के द्वारा एक से अधिक राज्यों के मामले का निष्पादन किया जा सकता है, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, आर्टिकल 231 में, ठीक है। आर्टिकल 215 कहता है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा, यानी इसमें जितने भी वाद होंगे उनको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा भविष्य के किसी वाद के लिए, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 216 जहां पर हाईकोर्ट के गठन की बात की जा रही है, और हाईकोर्ट का गठन जो होगा यहाँ पर न्यायाधीश जो होंगे तो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो आपको सबसे अधिक जो न्यायाधीश है वो कहां पर है, आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जहां 159 न्यायाधीश हैं और एक आपको मुख्य न्यायाधीश है, टोटल 160 हो जाते हैं, ठीक है। बिहार में आपको पटना हाई कोर्ट है जहां पर आपको 53 न्यायाधीश है, ठीक है। आर्टिकल 217 कहता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति जो वो किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर है आप लोग का, ठीक है। तो फोटो लेना है तो ले लीजिए, इसको मिटाना है। चलिए, तो यहाँ पर आर्टिकल 217 में आपने देखा कि जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति जो है किनके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो आगे जो आप देखेंगे कि आखिर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है तो कुछ ना तो कुछ योग्यता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो आखिर न्यायाधीश बनने की जो है योग्यता क्या होती है, ये कभी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको योग्यता का मतलब क्या है कि उनके लिए शर्त, ठीक है, कि आखिर कोई जो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के जो है जज बनेंगे, ठीक है, तो उनके लिए क्या शर्तें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो शर्त जो है आपको देखना है। पहला शर्त क्या है कि कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 वर्ष लिखने का मतलब क्या है कि कम से कम 10 वर्ष, ठीक है, इससे अधिक जो है आपको हो सकते हैं, ठीक है, कि 10 वर्ष तक क्या हो, न्यायिक पद पर रहा हो, ठीक है। और दूसरी जो इसकी योग्यता है वो क्या है कि 10 वर्ष तक जो है हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। तो अधिवक्ता जिसे हम लॉयर कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं, ठीक है। तो यह इनकी दो योग्यता है। आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि वहां पर योग्यता क्या थी न्यायाधीश बनने के लिए, कि कम से कम 5 साल क्या रहा हो, किसी हाई कोर्ट का वो जज रहा हो, ठीक है, या फिर 10 वर्ष तक क्या हो, वो अधिवक्ता के रूप में काम किया हो सुप्रीम कोर्ट में, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि 10 वर्ष तक या तो न्यायिक पद पर रहा हो या फिर 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, यानी एक एडवोकेट के रूप में वो काम किया हो, ठीक है। तो उसे जो है दिया जा सकता है क्या, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का पद, ठीक है। एक और चीज आपको था सुप्रीम कोर्ट वाले में कि वहां पर राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार हो, ठीक है।
अगर राष्ट्रपति की नजर में विधि का अच्छे जानकार हैं तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जो नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में ये वाला प्रावधान नहीं है, ठीक है, वो केवल सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। चलिए आगे आपसे अगर पूछा जाए कि इनका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्षों का होगा, ठीक है, तो बातें जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट वाली ही आ जाएगी कि वहां भी आपने देखा था कि इनका कोई कार्यकाल नहीं है कि कितने वर्षों तक ये रहेंगे, लेकिन इनका जो लास्ट उम्र सीमा था वो क्या था, 65 वर्ष, ठीक है। तो वही यहाँ पर इनकी अंतिम उम्र सीमा जो है वो है वो क्या, 62 वर्ष। कितना है, 62 वर्ष, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो 65 वर्ष तक जो है अपनी सेवा दे सकते हैं, ठीक है, और जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो 62 वर्ष तक, ठीक है। तो यहां से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस्तीफा जो है ये किनको देंगे, ठीक है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है, इनका इस्तीफा जो होगा वो किनके नाम पर होगा, ठीक है। अभी आप उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा होगा, ठीक है। तो इनको नियुक्त किसने किया है, राष्ट्रपति। तो जिन्होंने नियुक्त किया उन्हीं को वो क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे, ठीक है। तो इस्तीफा दिया जाएगा किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। जबकि शपथ इनको दिलाते हैं राज्यपाल, ठीक है, शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल, ठीक है, लेकिन इस्तीफा जो देंगे वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इनको हटाने की भी प्रक्रिया है, ठीक है। तो पद पर रहते हुए जो है या तो जो न्यायाधीश होंगे वो इस्तीफा दे सकते हैं। अगर इस्तीफा देंगे मतलब कि अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ठीक है, तो वो किसको समर्पित करेंगे, राष्ट्रपति को। किसको करेंगे, राष्ट्रपति को। लेकिन इनके खिलाफ जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जा सकती है हटाने के लिए, ठीक है। तो कब, जब सिद्ध दुर्व्यवहार का पता चले, ठीक है, या इसमें अयोग्यता हो या असमर्थता हो, ठीक है। यानी जब जो न्यायालय के न्यायाधीश होंगे अगर उनके ऊपर कोई आरोप लग गया, ठीक है, दुर्व्यवहार का आरोप, यानी उनका व्यवहार जो है वो क्या है, सही नहीं है, ठीक है, इनका आचरण सही नहीं है, इनका न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सही नहीं है, ठीक है, तो इसे हटाया जा सकता है, ठीक है। या उनकी अयोग्यता और समर्थता यानी वो सक्षम नहीं है, ठीक है, कि जिस पद पर उनको सुशोभित किया गया है वह उस पद के योग्य नहीं है, ठीक है, तो बाद में इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी कुछ बातें हैं जो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके पुनः आर्टिकल में आ जाइए, तो आपको 217 तक हो गया था नियुक्ति के बारे में, ठीक है। तो 218 आपका काम का नहीं है, ठीक है, 219 पर आ जाइए, ठीक है। तो आर्टिकल 219 में क्या है, तो यहाँ पर आपको है शपथ के बारे में, ठीक है। तो शपथ जो है वो किस आर्टिकल में है, 219। किसका शपथ, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का, ठीक है। और यह शपथ कौन दिलवाएंगे, राज्यपाल, ठीक है। तो जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं कौन, राष्ट्रपति, लेकिन शपथ जो दिलाते हैं वो कौन, राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 220 देखेंगे, तो यहां पर आर्टिकल 220 में कहता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, ठीक है, यानी जिस न्यायालय के आप न्यायाधीश हैं आप वहां पर वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो न्यायालय में हैं, ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसी, तो उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहेंगे इंग्लिश में, तो एचसी लिख दिए, ठीक है। तो उसी हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते, ठीक है।
कि अब मान लीजिए कि 62 वर्ष की उम्र में कोई जज है जो रिटायर हो गए, ठीक है। रिटायर होने के बाद जो है वो चाहते हैं कि हम जो है अब क्या करेंगे, वकालत करेंगे, क्योंकि उम्र क्या है, 62 वर्ष ही है ना, 62 वर्ष ही है। इनके पास अभी भी उम्र बचा हुआ है, ठीक है, कि चाहेंगे नहीं हम क्या करें, वकालत करें, ठीक है, ताकि कुछ इनकम भी हो जाएगी और साथ ही साथ क्या कि हमारा जो एक प्रैक्टिस है वो भी होता रहेगा, घर में बैठ के क्या करेंगे, है ना। तो मन हो जाए हम वकालत करेंगे। तो अगर इनको वकालत करने का मन होगा तो जिस उच्च न्यायालय में, जिस हाई कोर्ट में ये जज थे, वहां पर वो वकालत नहीं कर सकते हैं, और उसके नीचे वाले जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां भी वकालत नहीं कर सकते। तो वकालत कहाँ कर सकते हैं, तो किसी अन्य हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आर्टिकल 221, ठीक है। तो आर्टिकल 221 में क्या है, तो यहां पर आपको है वेतन एवं भत्ते, ठीक है। तो कल आपने देखा था जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनकी सैलरी कितनी होती थी, जो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, उनका आपको 2,80,000 था, ठीक है, और बाकी जो अन्य न्यायाधीश था 2,50,000, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा हाई कोर्ट में, कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे इनकी सैलरी है आपको 2,50,000, ठीक है, प्रति माह, ठीक है। और जो अन्य न्यायाधीश होंगे इनकी सैलरी हमेशा क्या होगी, इससे कम होगी, ठीक है। तो इनकी सैलरी जो है वो आपको है 2,25,000 प्रति माह, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी सैलरी 2,80,000 होते हैं और अन्य न्यायाधीश की 2,50,000, जबकि हाई कोर्ट में आएंगे तो मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,50,000, अन्य न्यायाधीश का 2,25,000, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये जो दिया जाता है वेतन वो कहां से दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि वेतन जो है राज्य के संचित निधि से तथा पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। देखिए, तो राज्य और केंद्र दोनों का क्या है, अलग अलग संचित निधि है, ठीक है, उनका अपना अपना एक कोष है, ठीक है। तो जो किसी भी राज्य के यानी कि हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है, वेतन मिलती है, ठीक है, वो आपको मिलती है किससे, राज्य के संचित निधि से, जिस राज्य में वो कार्यरत है उसी राज्य के संचित निधि से, ठीक है। लेकिन जब वो रिटायर कर जाते हैं तो अब रिटायर हो गए तो वो तो किसी राज्य का रहे नहीं, ठीक है। तो अब उनको पेंशन तो मिलना है, तो पेंशन कौन देगा, तो पेंशन देगी कौन, भारत सरकार, कौन देगी, भारत सरकार। तो ये भारत के संचित निधि से आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि हाई कोर्ट के जो जज की सैलरी होती है वो आपको राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि उनका जो पेंशन का रुपया होता है वो दिया जाता है किस, कहां से, तो भारत के संचित निधि से। क्लियर है, संचित निधि का मतलब हो गया आपको कोष, इसके बारे में आपको पढ़ाए भी थे पहले, ठीक है, कि दो प्रकार के निधि बताए थे, एक संचित निधि, दूसरा आकस्मिक निधि। संचित निधि में जो रुपए होते हैं वो संसद के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, और आकस्मिक निधि आपको राष्ट्रपति की आज्ञा से, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी चीजों को हम समझाए थे कि जो चलान वगैरह का पैसा आता है वो आकस्मिक निधि में जाता है, टैक्स का पैसा आपको संचित निधि में जाता है, ठीक है। तो जो संचित निधि जो कोष है जहां पर धन जमा रहता है केंद्र सरकार का, ठीक है, तो वहीं से आपको यहाँ पर संचित निधि हो गया भारत के संचित निधि। तो वो राज्य में भी होता है राज्य का और केंद्र में होता है केंद्र का। जैसे अभी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी भी दो प्रकार के लगते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। तो सीजीएसटी मतलब क्या, सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्र सरकार को वो टैक्स जाएगी, वो भारत के संचित निधि में रुपया जाएगा, ठीक है। एक होता है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, तो वो जो आपको लगेगा वो आपको राज्य सरकार को पैसा जाता है, तो वो राज्य के संचित निधि में जाएगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद आपको आर्टिकल 222 को देखें, ठीक है। तो यहां पर आपको
जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इनके ट्रांसफर के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो न्यायाधीश का ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे? स्थानांतरण। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार कोई अगर किसी हाई कोर्ट के जज बन गए हैं तो जीवन भर उसी हाई कोर्ट में रहेंगे, है ना? उनका ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, तो यह ट्रांसफर की जो चर्चा की गई है वो किस आर्टिकल में है? 222 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको न्यायाधीश का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और यह जो ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर करेगा कौन? ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो ट्रांसफर करेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ट्रांसफर जो होगा वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन किसके परामर्श पर? तो सीजीआई के परामर्श पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो भी काम कर रहे हैं न्यायिक मामले का, वो किससे परामर्श ले रहे हैं? सीजीआई के परामर्श से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास ही क्या है? कानून की जानकारी है ना? तो जिनके पास कानून की जानकारी होगी उसी से तो वो सलाह लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको आर्टिकल 223। ठीक है, तो आर्टिकल 223 में क्या है? तो यहां पर आपको कार्यकारी न्यायाधीश की चर्चा है। ठीक है, तो कल आप लोग को बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि वहां पर मान लेते हैं कि अगर कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक है, या यहाँ पर न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश लिख दें। ठीक है, तो कल सुप्रीम कोर्ट में भी आपको बताया गया था कि अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होंगे किसी कारण से, ठीक है, तो उनके स्थान पर क्या होगा? एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, जो वहां पर वरिष्ठ होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आपको हाई कोर्ट में भी देखने को मिलता है कि अगर यहाँ भी आपको मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है किसी कारण से, ठीक है, तो जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है काम करेंगे जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ठीक है, और ये भी आपको तय कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको आर्टिकल 224 है। ठीक है, तो यहां पर आपको अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी हाईकोर्ट में जो है बहुत सारे केस पेंडिंग हो गए, बहुत सारे केस क्या है? जमा है। ठीक है, तो वहां पर जो है आपको बहुत सारे जब केस जमा हो जाएंगे तो वहां पर जज की आवश्यकता बढ़ जाएगी। ठीक है, जितने जज है उससे काम हो नहीं पा रहा है अपने से। ठीक है, तो जज की संख्या को बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रपति होंगे वो क्या करेंगे? अलग से जो है अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, जो ये अपर न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल अधिकतम होता है 2 वर्ष। ठीक है, अधिकतम कितना होता है? 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर हम अधिकतम भी लिख दें। तो हुआ क्या, अगर किसी भी आपको कोर्ट में लगे कि नहीं केस बहुत ज्यादा है और जज की संख्या कम है जिसके बाद निष्पादन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपने विवेक से जो है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। अपर का मतलब हो जाता है अतिरिक्त, यानी जितने हैं उसके अलावे। ठीक है, तो अपर का मतलब क्या हो गया? अतिरिक्त, ज्यादा। ठीक है, कि जितना है उनसे काम नहीं हो पाया उससे अधिक चाहिए। ठीक है, तो वो आपको अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 224 के तहत। अधिकतम कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और 2 वर्ष तक में उनसे वो काम करवाया जाएगा, उसके बाद फिर उनको जो है वहां से मुक्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल यहां देख लीजिए, आर्टिकल 226। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है आपको। तो आर्टिकल 226 में क्या है? तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो आप लोगों को जो है मौलिक अधिकार में पढ़ाया गया था 5 प्रकार के रिट के बारे में। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? आर्टिकल 32 में आप लोग को पढ़ाया गया था। ठीक है, 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं जिसमें आपको बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, ये सब आपको था। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपको आर्टिकल 32 के तहत यानी 32 के तहत जो है आपको रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि यही पावर आपको हाई कोर्ट को है आर्टिकल 226 में।
ठीक है। तो आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। और ये रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा कि जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है दोनों में थोड़ा सा अलग है। सुप्रीम कोर्ट आपको 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ठीक है। जबकि जो हाई कोर्ट है यहाँ पर आपको जो है 6 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाई कोर्ट को है। क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर केवल आप मौलिक अधिकार के हनन होने पे जा सकते हैं, ठीक है। जबकि हाई कोर्ट आपको मौलिक अधिकार और जो कानूनी अधिकार है दोनों की रक्षा का जो है ये आपका काम करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक रिट आपको क्या है, ज्यादा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कितने रिट जारी करते हैं, 5। किस अनुच्छेद में है, 32। जबकि हाई कोर्ट कितने रिट जारी करते हैं, 6। किस अनुच्छेद में है, 226, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में। चलिए, तो ये आपको हाई कोर्ट से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं और जो भी आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये सारा आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो हाई कोर्ट से आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार के एग्जाम अगर सवाल आएगा तो वो इतना ही आएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं आ सकता, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आर्टिकल है, वो सारे आपको यहाँ पर बताए जा चुके हैं, ठीक है। चलिए फोटो लीजिए, ले लीजिए। तो यहाँ तक में आप लोग को कहीं पर समझने में कोई दिक्कत है? तो ये कल आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया और आज आपका हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी है, ठीक है। तो उसको जो है आपको कल ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज जो है आपको यही पढ़ाने देते हैं आज की क्लास को, ठीक है। चलिए ठीक है।